नमस्कार। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एम्पियर्स लॉ, बायट-सावर्ट्स लॉ और इनके एप्लीकेशन के आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट की वजह से किसी गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बात किए हैं। आज इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और जो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स 2014 में पूछा गया सवाल है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज 10 एम्पियर डीसी करंट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर विथ अ वेलोसिटी 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। Force acting on the electron due to the current in the wire is what? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हम लोग ऐसे एज्यूम कर लें कि सपोज कीजिए कोई एक वायर है। सपोज देयर इज ए सर्टेन करंट कैरिंग वायर। तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कैरिंग करंट I 10 ampere current. A long straight wire is there and it is carrying 10 ampere current. और इस वायर से, ये वायर जिस प्लेन में है, अब एक सिंगल लाइन तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में हो सकता है। इस वायर को हम इस प्लेन में भी मान सकते हैं, इस प्लेन में भी मान सकते हैं, इस प्लेन में भी, कैसा भी प्लेन में मान सकते हैं। तो जिस किसी भी प्लेन में इस वायर को माना जाए, सपोज कीजिए हम लोग इस प्लेन में इस वायर को मान रहे हैं, इस वाले प्लेन में, तो वायर जिस प्लेन में है और ये 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है अपने लेंथ के एलोंग, इस वायर के प्लेन में वायर से 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रॉन है जो 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जिस प्लेन में वायर को माना गया है उस प्लेन से 90 डिग्री पर मूव कर रहा है। आप कहेंगे आप इसी प्लेन को क्यों लिए? तो यूजुअली प्लेन फॉर्म करने के लिए हमें कम से कम 2 लाइंस चाहिए या हमें 2 पॉइंट्स का सेट चाहिए। तो एक तो वायर है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जिस प्लेन में हैं उस प्लेन से 90 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन को मूव करता हुआ हम लोगों ने मान लिया। तो सपोज कीजिए कि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इससे 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रॉन है जो 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस वाले प्लेन से 90 डिग्री पर मोशन कर रहा है। जिस प्लेन में ये वायर और इलेक्ट्रॉन दोनों माने जा सकते हैं उस प्लेन से 90 डिग्री पर मोशन कर रहा है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन अभी है, इलेक्ट्रॉन के इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर इस वायर में फ्लो करने वाले करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्टेड होगा? तो आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। अगर करंट ऐसा है तो करंट के लॉन्ग आप थंब को रख लें, राइट हैंड के थंब को, और उसके चारों तरफ इन फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें तो इस करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे बनेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। और अगर नीचे की ओर करंट है तो उल्टा होगा। या फिर आप कहीं से छोटा सा एक करंट एलिमेंट लेकर के बायट-सावर्ट्स लॉ की मदद से आप फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, IDL क्रॉस R, ऐसा या उल्टा। तो हर केस में जहां पर इलेक्ट्रॉन है उस पॉइंट पर इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या तो डायरेक्टेड होगा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब V और B इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसके पोजीशन पर इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन दोनों के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। और फोर्स क्या होता है?
फोर्स होता है Q टाइम्स V क्रॉस B, तो ये होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड QVB साइन थीटा, और थीटा है V और B के बीच का एंगल, V और B के बीच का एंगल, और ये एंगल या तो 0 डिग्री होगा या पाई होगा। दोनों ही केसेज में साइन थीटा विल बी 0, सो दिस फोर्स विल बी 0। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो 0 होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 2010। A magnetic non-uniform magnetic field is there whose lines of forces are as shown in the figure। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, जाहिर सी बात है द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ नंबर डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन दोनों जगहों से डिफरेंट है। यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ पर यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ पर भी यहाँ से ज़्यादा है। ए और बी पर लगभग सेम डेंसिटी लग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ सेम होंगे, बट डायरेक्शन इज एवरीवेयर सेम। सो दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कहा गया है कि एन अनचार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v in a non-uniform magnetic field as shown in figure. The velocity v would be maximum at A and B, minimum at A and B, maximum at M, same at all points. तो ये सवाल बहुत सिंपल है, because the particle is uncharged, an uncharged particle। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, Q टाइम्स V क्रॉस B। तो V इज देयर, V इज नॉन जीरो, B इज नॉन जीरो, बट Q इज जीरो, अनचार्ज्ड पार्टिकल है। तो जब अनचार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगा ही नहीं उस पर, और जब फोर्स नहीं लगाएगा तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। सो v वेक्टर विल बी सेम एट, जब वेलोसिटी नहीं बदलेगी मतलब कांस्टेंट रहेगी, सो v विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल होता, अगर ये अनचार्ज्ड नहीं होता, अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल होता, तब भी देखिए हम v वेक्टर के बारे में, वेलोसिटी वेक्टर के बारे में तो नहीं कह सकते थे कि ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर ये चार्ज्ड भी होता तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स का एक्सप्रेशन यही होता ना, Q टाइम्स वेक्टर v क्रॉस b, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो वेक्टर मिलता है वो दोनों से 90 डिग्री पर होता है। तो फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर से भी 90 पर होता और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से भी 90 पर होता, और जब फोर्स वेलोसिटी से 90 पर होता तो वर्क डन बाय दैट फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन 0 होता, और जब वर्क डन 0 होता तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का ही फोर्स उस पर लग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती तो स्पीड चेंज नहीं करता। तो अगर स्पीड के बारे में पूछा जाता, मतलब v वेक्टर नहीं, v वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाता, तो फिर हम ये बोलते कि सेम एट ऑल पॉइंट्स, इट विल नॉट चेंज। बट अगर इसके बारे में, वेलोसिटी वेक्टर के बारे में पूछा जाता, तब हम कहते कि ये बदलेगा, इट विल चेंज, क्योंकि फोर्स लग रहा है, उसका वर्क डन 0 है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगा, लेकिन फोर्स जब लग रहा है तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट तो करेगा, और जब एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी को बदलना पड़ेगा, तो v वेक्टर विल चेंज।
वी वेक्टर विल चेंज। लेकिन फिर वहां भी एक बात आपको ये दिमाग में रखना होगा कि फिर ये आप कुछ नहीं बता सकते थे कि मैक्सिमम कहां होगा और मिनिमम कहां होगा, बिकॉज मैक्सिमम और मिनिमम वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटता बढ़ता है, डायरेक्शन थोड़े ही घटता बढ़ता है, तो स्पीड तो बदलता नहीं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते थे कि द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल नॉट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स, इट्स डायरेक्शन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। लेकिन कहाँ मिनिमम होता, कहाँ मैक्सिमम होता, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते थे, बिकॉज उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम होता, वो मिनिमम मैक्सिमम कहीं भी नहीं होता। जो फोर्स लगता उसकी वजह से अगर कुछ बदलता तो क्या बदलता, वेलोसिटी का डायरेक्शन। और यहां तो वो भी नहीं बदलेगा, बिकॉज चार्ज ही जब जीरो है, जब अनचार्ज पार्टिकल है, तब तो फोर्स लगेगा ही नहीं। एंड व्हेन द फोर्स इज जीरो, then velocity will remain same at all points. So option number D will be the correct option. ये सवाल फिर से एम्स में पूछा गया सवाल है, जो 2008 के इम्तिहान में पूछा गया है। Two charges plus Q and minus Q are attached to the two ends of a light rod of length L as shown in figure. ये एक L लेंथ का लाइट रॉड है जिसके एक एंड पर माइनस Q चार्ज है और दूसरे एंड पर प्लस Q चार्ज अटैच्ड है। द सिस्टम इज गिवन अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्रॉस वाला है, क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया कि द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर एंड इनवर्ड्स, ऐसा वाला मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को, लाइट रॉड मतलब रॉड का अपना कोई मास नहीं है, इट मे बी सपोज्ड टू बी मासलेस। इस लाइट रॉड को मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और उस मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया, मोशन करवा दिया गया। The magnetic force on the system of charges and magnitude of force on one charge by rod क्या होगा। अब देखिए, ये दो चार्जेज का सिस्टम है, एक रॉड के दोनों एंड्स पर दो चार्जेज है, एक एंड पर माइनस Q चार्ज है और एक एंड पर प्लस Q चार्ज है। तो ये वाला चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब Q चार्ज v वेलोसिटी से मोशन करता है तो उस पर फोर्स लगता है QV क्रॉस B। तो इस पर फोर्स लगेगा QV इधर है और B इनवर्ड्स है, तो QV क्रॉस B इधर। तो इस वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर मैग्नेटिक फील्ड के कारण, कितना, QVB। और इस पर QV क्रॉस B ऊपर होता है लेकिन चार्ज निगेटिव है, इसलिए इस पर फोर्स नीचे होगा, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा नीचे की ओर QVB। तो दो चार्ज के सिस्टम पर नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना, QVB ऊपर और QVB नीचे, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो रॉड है वो तो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर v वेलोसिटी से ऐसे फेंका गया है, तो ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में, तो इसको कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो किसी एक इंडिविजुअल चार्ज के मोशन को रॉड के लेंथ के एलोंग कंसीडर अगर करें तो इस डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर QV भी जितना इस तरफ लगा रहा है, रॉड देखिए इन दोनों चार्जेस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऐसा है, तो ये दोनों मिल करके चार्जेस को खींचेगा इस तरह से, तो रॉड विल गेट स्ट्रेच्ड, तो रॉड में एक टेंशन डेवलप करेगा और रॉड का टेंशन इस पर इस तरफ लगेगा। तो रॉड का टेंशन उतना ही होना चाहिए जितना मैग्नेटिक फील्ड इस वाले चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगा रहा है, बिकॉज द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज हैज टू बी जीरो इन दैट डायरेक्शन। तो रॉड के द्वारा लगाया गया फोर्स किसी एक चार्ज पर
वो QVB होगा, और दो चार्जेज के सिस्टम पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स वो 0 होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0 एंड QVB। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन AIPMT 2015 में पूछा गया है, AIPMT मेंस 2012 में पूछा गया था, BHU 2011 में पूछा गया था। तो बहुत बार मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में इस सवाल को पूछा गया है। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल बोथ इंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B moving at right angles to the magnetic field. If the radius of the circular orbits of both the particles are equal and kinetic energy acquired by proton is 1 MeV, the energy acquired by alpha particle will be what? आपको पता है कि जब किसी चार्ज्ड पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर आप प्रोजेक्ट करते हैं, देन चार्ज्ड पार्टिकल टेक्स अ सर्कुलर पाथ, इट मूव्स इन ए सर्कल, और उस सर्कल का रेडियस दिया जाता है mv/qb इस फॉर्मूले से। तो अगर प्रोटॉन के मास को हम लोग m बोलें तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स m होगा लगभग। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन के मास को करीब करीब प्रोटॉन के मास के बराबर अगर हम लोग मान लें, तो अगर प्रोटॉन का मास m होगा तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m होगा, और प्रोटॉन पर चार्ज +e है और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज +2e है। तो रेडियस दोनों का बराबर है। सर्कुलर पाथ का रेडियस, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आर इक्वल। तो प्रोटॉन के द्वारा जो सर्कुलर पाथ लिया जाएगा उसके रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर प्रोटॉन के मास को m बोलें तो m इंटू स्पीड ऑफ प्रोटॉन बाई प्रोटॉन के चार्ज को अगर q बोलें और मैग्नेटिक फील्ड B है, और ये जितना रेडियस है उतना ही रेडियस है अल्फा पार्टिकल के सर्कुलर ऑर्बिट का भी। तो अल्फा पार्टिकल के मास को हम लोग m के जगह पर 4m लिखेंगे, और सपोज कीजिए अल्फा पार्टिकल का स्पीड है v अल्फा डिवाइडेड बाय चार्ज है उस पर 2q। अगर प्रोटॉन का चार्ज q है तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2q होगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों मोशन कर रहे हैं। तो m और m विल कैंसिल आउट, b एंड b विल कैंसिल आउट, q एंड q विल कैंसिल आउट। सो स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। दैट इंप्लाइज स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हाफ दैट ऑफ स्पीड ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी है 1 MeV, तो प्रोटॉन के काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ mvp²। दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 1 MeV। और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है, तो वो हो जाएगा हाफ, और m के जगह पर हो जाएगा 4m, और v अल्फा²। तो v अल्फा² का मतलब क्या? Vp/2 का स्क्वायर मतलब Vp²/4। तो 4 and 4 will cancel out, and this is again half mvp²। इतना ही हो जाएगा, प्रोटॉन के ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल के द्वारा एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी भी जो होगा वो उतना ही होगा जितना प्रोटॉन के द्वारा एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी था, मतलब 1 MeV। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एम्स 2014। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q and mass m starts moving from the origin under the action of an electric field
E is equal to E naught I cap and magnetic field B is equal to B naught I cap with a velocity V is equal to V naught J cap. The speed of the particle will become root 5 by 2 V naught after what time? These options are there. इस सवाल को हम लोग दो तरह से सोच सकते हैं। एक तरीका सोचने का हो सकता है कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग हैं और हमने चार्ज पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलोंग फेंका, तो चार्ज पार्टिकल को जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर दिया, तो उसके कारण उस पर एक फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी और 90 डिग्री पर, और वो फेंकने के बाद यहाँ से सर्कुलर पाथ लेगा और अपने सर्कल को फिर यहीं आकर के ज्वाइन कर लेगा। तो सर्कुलर पाथ लेगा मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इंटायर मोशन उसके वेलोसिटी से 90 पर होगा, बिकॉज एफ होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो वो उस पर वर्क नहीं करेगा, तो उसके वजह से चार्ज पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं करेगा। तो ये सर्कुलर मोशन के दरमियान एक जो उसका टेंजेंशियल स्पीड होगा वो तो वी नॉट ही रहेगा जितना से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा तो T इज इक्वल टू 0 पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेट करेगा एंड आफ्टर सम टाइम इट विल गेन सम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आल्सो एंड इट्स पाथ विल बी हेलिकल पाथ। तो सपोज कीजिए किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर सर्कल में मोशन करते वक्त उसका स्पीड है v नॉट और एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका स्पीड है जो भी होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसके मोशन को कंसीडर करें तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी का x कंपोनेंट एट टाइम t क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो x एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 और a कितना होगा q टाइम्स ई नॉट, ये फोर्स हो जाएगा फोर्स बाई मास इनटू t, मतलब कि q ई नॉट टी बाई एम, इतना वेलोसिटी हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये दोनों जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे, एक जो सर्कल में वेलोसिटी है वी नॉट और एक इधर है, तो ये दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच रूट 5 बाई 2 वी नॉट। तो वी नॉट स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर ई नॉट स्क्वेयर एम स्क्वेयर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 बाई 4 वी नॉट स्क्वेयर, 5 बाई 4 वी नॉट स्क्वेयर, और यहाँ से अगर इसको राइट हैंड साइड में आप ले जाएंगे तो क्यू स्क्वेयर ई नॉट स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर बाई 4 हो जाएगा। तो t चला आएगा आपका कितना एम वी नॉट बाई 2 क्यू ई नॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा एम वी नॉट बाई 2 क्यू ई नॉट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। लेकिन एक और आप ऑल्टरनेटिव अप्रोच से भी इसको सोच सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली इसको हम कैसे सोच सकते हैं, इसी सवाल को सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स तो एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इंटायर मोशन उसके नेट वेलोसिटी से 90 डिग्री पर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 होगा। तो वर्क सिर्फ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो, और नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
ये वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग अगर लगा लें तो उससे भी बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो ऑलवेज सेम डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्यू ई नॉट, और टी सेकेंड में वो वर्क कितना करेगा, तो टी सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए कितना होगा, तो x कितना हो जाएगा, ut 0, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 0, हाफ, और x डायरेक्शन में फोर्स कितना, q e नॉट बाई मास, हाफ a हो गया इंटू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में है और कांस्टेंट फोर्स है, तो एफ डॉट डी करके वर्क डन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू ई नॉट टाइम्स इतना, तो क्यू ई नॉट फोर्स हो गया और इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्यू ई नॉट बाई 2mt स्क्वेयर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, फाइनल स्पीड इतना हो जाना है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 5/4 वी नॉट स्क्वायर, 5/4 वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां से फिर वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, T इज इक्वल टू एम वी नॉट अपॉन 2q ई नॉट, आंसर वही आ जाएगा। तो ये सोचने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके सवाल को बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया सवाल है, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, it starts with an initial acceleration a0 towards west. When it is projected towards north with a speed v0, it moves with an initial acceleration of 3a0 towards west. The electric and magnetic field in the room are. देखिए, जब शुरू में प्रोटॉन रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है भी, then magnetic field does not exert any force on a charge at rest. तो शुरू में t is equal to 0 पर चूंकि प्रोटॉन starts from rest, so magnetic field will not exert any force on it. तो जो भी इसका एक्सेलरेशन है वो इनिशियल एक्सेलरेशन जो भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बिकॉज चार्ज इज पॉजिटिव, और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो यहां से एक चीज तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो भी हम लोग बता सकते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज को हम लोग E लिखेंगे, तो E टाइम्स E इतना फोर्स हो गया और बाई मास इज इक्वल टू ए नॉट। तो यहां से E का वैल्यू आ गया कितना, एम ए नॉट अपॉन E, किधर, वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल गया। अब क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल को आप नॉर्थ के डायरेक्शन में वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं, तो अब आपने चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, और अभी भी एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स वेस्ट ही है और एक्सेलरेशन पहले से ज्यादा है। तो हम लोग सिंपली यहां पर ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, और दोनों ऐड करके नेट फोर्स अब ज्यादा हो गया, सो दैट कि एक्सेलरेशन भी अब ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने नॉर्थ फेंका है और फोर्स को वेस्ट लगना है, तो क्यू वी क्रॉस बी
क्यू वी क्रॉस बी, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अब दोनों का फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जितना फोर्स लगा रहा था वो लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो E टाइम्स E होगा, और इसके साथ अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना ऐड हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी, और ये दोनों मिलकर के टोटल फोर्स हो गए, एंड दिस डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। नाउ द टोटल एक्सेलरेशन इज 3a0 and E times E is ma0. This is ma0. So ma0 plus EV0 times B is 3ma0, और अगर इसको उस तरफ आप ले जाएंगे तो EV0B is 2ma0, और यहाँ से B का वैल्यू निकल जाएगा 2ma0 बाई EV0। तो 2ma0 बाई EV0 इतना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, और ma0 बाई E टुवर्ड्स वेस्ट इतना हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। तो 2ma0 by EV0, 2ma0 by EV0 down, the magnetic field should be down. So 2ma0 by EV0 down and ma0 by E west. So option number D is the correct option. ये सवाल BHU 2008 का पूछा गया सवाल है, जो सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। A long solenoid has 200 turns per centimeter and carries a current I. The magnetic field at its center is 6.28 into 10 to the power minus 2 Weber per meter square. Another long solenoid has 100 turns per centimeter and it carries a current I by 3. The value of the magnetic field at its center will be what? आपको पता है कि लॉन्ग सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है μ0 Ni। तो पहले वाले सोलेनॉइड के केस में N कितना है, N है 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, का मतलब इतना टर्न्स पर मीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 टर्न्स पर मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो μ0 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू I इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। और दूसरा वाला जो लॉन्ग सोलेनॉइड है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, का मतलब 1 इंटू 10 टू दी पावर 4, मतलब 10 टू दी पावर 4 टर्न्स पर मीटर, और करंट है I बाई 3। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 N, N का मतलब 10 का पावर 4, और I है I बाई 3 इज इक्वल टू, सपोज कीजिए B है, तो आप डिवाइड कर दें। तो अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना बच जाएगा, μ0 एंड μ0 विल कैंसल आउट, I एंड I विल कैंसल आउट, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 विल कैंसल आउट, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो इधर 6 बच जाएगा, इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 बाई बी, और यहाँ से आ जाएगा B इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। सो दिस इज नियरली 10 टू दी पावर माइनस 2 में तो यही ऑप्शन आएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है
एम्स 2017 में पूछा गया है और उसके पहले नीट फेज 1 2016 में भी पूछा गया था। अ स्क्वायर लूप ABCD carrying current I2 is placed near and coplanar with a long straight conductor XY. It is a long straight conductor carrying current I1 as shown in figure. Net force on the loop will be what? ये एक सिंपल कंसेप्ट पर आधारित है कि दो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं क्या, और अगर लगाते हैं तो फोर्स कितना होता है, उनके बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है। तो अगर ये लॉन्ग वायर है, दिस इज ए लॉन्ग वायर और ये भी लॉन्ग वायर है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल ऐसे प्लेस किए गए हैं और दोनों में करंट फ्लो कर रहा है एक दूसरे के पैरेलल सेम डायरेक्शन में। इसमें भी करंट है ऐसा I1 और इसमें भी करंट है I1, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं ये भी लॉन्ग वायर है, ये भी लॉन्ग वायर है। तो इस वाले करंट के कारण इसके पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट करंट के कारण उससे r डिस्टेंस पर का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जानते हैं, μ0I/2πr होता है। तो इसके कारण इसके पोजीशन पर का मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएगा μ0I1/2πr और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो आप ऐसे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे होंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्टेड होगा। या आप बायट सावर्ट्स लॉ से निकाल लीजिए, IDL इधर R इधर, तो IDL क्रॉस R मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो इसके पोजीशन पर इस वाले करंट कैरिंग वायर के पोजीशन पर इस वाले वायर के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होने वाला है। और अगर इसका L लेंथ कंसीडर करें तो IL इधर और B इधर, तो IL क्रॉस B फोर्स ऐसा, तो कितना हो जाएगा I और इसमें I है I2, तो I2L और IL और B एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो I2LB और B μ0I1/2πr, तो μ0I1I2/2πr टाइम्स L, इतना फोर्स लगेगा इसके L लेंथ पर और यूनिट लेंथ पर लगेगा μ0I1I2/2πr। और आप इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर दोनों करंट से एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों करंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर यह आधारित है। देखिए तो ये वाला करंट और ये वाला करंट पैरेलल है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इससे ज़्यादा नज़दीक है, तो इस पर इसके वजह से लगने वाला फोर्स इधर डायरेक्टेड होगा और ज़्यादा होगा। ये एंटी पैरेलल है तो इसके वजह से ये रिपेल होगा, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और जितना फोर्स इस पर लगाएगा उससे कम फोर्स इस पर लगाएगा, चूंकि बाद बाकी चीज़ें तो एक जैसी हैं लेकिन दूरी ज़्यादा है। और जैसी स्थिति है इसकी, इस करंट के लिए जैसी स्थिति इसकी वैसी स्थिति इसकी, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा तो इस पर फोर्स लगेगा IL क्रॉस B ऊपर और इस पर फोर्स लगेगा नीचे। और ठीक है इसके अलग अलग पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पर जैसा एक करंट एलिमेंट इसमें होगा वैसा ही एक करंट एलिमेंट इसमें होगा, तो दोनों बिल्कुल इस करंट के रिलेटिव एक जैसे हैं, तो इन दोनों पर लगने वाले फोर्सेस तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे और वो दोनों ऐड करके ज़ीरो हो जाएंगे। तो जो भी नेट फोर्स लगेगा वो इन दोनों की वजह से, और इस पर फोर्स ज़्यादा है और वो टुवार्ड्स दिस वायर है, और इस पर फोर्स कम है और वो अवे फ्रॉम दिस वायर है, तो नेट फोर्स हो जाएगा टुवार्ड्स दिस वायर। और कितना होगा वो हमें बताना है, तो पहले हम इस पर फोर्स लगा लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसके मैग्नीट्यूड से। तो इस वाले वायर AB पर लगने वाले
फोर्स के मैग्नीट्यूड में से CD पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर माइनस कर देंगे तो इस पूरे लूप पर लगने वाला नेट फोर्स निकल जाएगा टुवर्ड्स द वायर XY। तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बताया, इस पर कितना फोर्स लगेगा, म्यू नॉट टाइम्स I1 I2 L बाई 2 पाई L बाई 2। सो 2 and 2 कैंसिल्स आउट, L and L कैंसिल्स आउट। इसको अगर हम लोग F1 बोलें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई पाई। और इस पर कितना फोर्स होगा F2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई। L प्लस L बाई 2 मतलब 3L बाई 2। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, ये L और L कट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 3 पाई। तो नेट फोर्स कितना, ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है और दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो दिस माइनस दिस। तो नेट फोर्स ऑन द लूप टुवर्ड्स XY विल बी हाउ मच, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन पाई माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 3 पाई। तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 3 पाई। और देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 3 पाई, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाए। अगला जो लेक्चर हम लोगों का होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पहले ब्रीफ करेंगे और फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।